Hello friends, this is part number 2 of the chapter Units and Measurement क्लास 11 फिजिक्स। इससे पहले पहला नंबर चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिया था जिसके 3 पार्ट थे फिजिकल वर्ल्ड के। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का भी पार्ट नंबर 1 कंप्लीट अपलोड हो चुका है। ये है पार्ट नंबर 2 फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11। ठीक है, तो इसमें आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स सब मिलेंगी और पीडीएफ मैंने पहले चैप्टर की अवेलेबल करवा दी है। जिसको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट जरूर करें कि पीडीएफ आपको कैसे चाहिए। मैं पर्सनली आपके व्हाट्सएप पर भी भेज सकता हूँ। अगर आप कमेंट कीजिए आपको किस तरह से चाहिए या कोई ग्रुप चाहिए आपको, तो उस हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है डिजिटल स्कूल। ओके, न्यू वे ऑफ लर्निंग डिजिटल स्कूल। अभी 11वीं क्लास की हम फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जेई और नीट के भी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये जो पीडीएफ रहेगी उसमें आप डायरेक्ट हमारे जो लिंक दिए हुए हैं यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट पहुँच सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। बहुत जल्दी मैं आपको फेसबुक का ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है वो भी अपलोड करवा दूँगा। ठीक है, जो पीडीएफ होगी आप उस पर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप हमारे चैनल के पार्ट नंबर 1 पे पहुँच जाएंगे फिजिकल वर्ल्ड के। ठीक है, इससे पहले पार्ट नंबर 1 है वो कंप्लीट अपलोड हो चुका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। आज हम पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये देखो हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये सब स्लाइड्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, आज हमें पढ़ना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक बात और बता देता हूँ। वीडियो की जो लेंथ है वो 15 से 20 मिनट की रहेगी, जिससे कम समय में ज़्यादा की ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके और आप बोर भी ना हो। ठीक है, द टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो लेट मी क्लियर वन थिंग, इन दिस चैप्टर यू हैव गॉट क्वेश्चंस अबाउट एरर्स। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं एरर से रिलेटेड, लाइक एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके ऊपर हम थोड़े 1-2 न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले चैप्टर का ये जो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और जितना भी मैंने ये मटेरियल लिया ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप इस मटेरियल को पढ़ सकते हैं और आराम से 11th-12th क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये चैप्टर आईआईटी, जेई और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन है वो बेसिक एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड गिव्स अस द वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू। इसका क्या मीनिंग हुआ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देता है जो वैल्यू हम फाइंड आउट मेज़र करते हैं एक्चुअल वैल्यू के कितनी पास में है। जैसे हमने मेज़र किया 5 और हमने एक्चुअल में वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है वो है 5, हमने मेज़र की 4.9, तो हमारी वैल्यू कितनी पास में है वो हमें बताता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इन टर्म्स ऑफ सुटेबल पावर ऑफ 10 इट डजंट टेल अस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मतलब ये हमें पूरी रियल वैल्यू नहीं बताता, हमें कितनी एब्सोल्यूट वैल्यू वो नहीं बताता, एक अप्रॉक्सीमेट हमें वैल्यू बताते हैं। देखते हैं कि एग्जांपल से, टू एक्सप्रेस ए नंबर इन नियरेस्ट पावर ऑफ 10 ए नंबर लेस देन 5 इज ट्रीटेड एज 1। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बताता हूँ आपको एग्जांपल से। ए नंबर बिटवीन 5 and 10 इज ट्रीटेड एज 10। देखो ये एग्जांपल ये यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, ये होती है ना। अब देखो ये 6.54 है, ये 5 से छोटा है या बड़ा है। मैंने क्या लिखा है, 5 और 10 के बीच में होना चाहिए। जो 5 और 10 के बीच में होता है उसको हम 10 मानते हैं। अभी 6.4 है, इसको आप 10 मानो, तो यहाँ कितना हो गया 10 की पावर 6 और ये 10 ये लिया तो 10 की पावर 7। बस इतना ही आपको जानना था। अगर यहाँ पे 4.3 होता तो कुछ नहीं होता, 1 मान लेते उसको, तो इसका आंसर हो जाता 10 की पावर 6। बट इन दिस केस वी हैव 6.4 विच इज इन बिटवीन 5 and 10, दैट्स वाई वी टेक इट एज 10 एंड वी हैव 10 की पावर 7। ओके, यू हैव गॉट द पॉइंट। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, it's not so important, but this is our topic in NCERT, that's why we have taken this topic. Okay, now what is measurement of length। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मेजरमेंट लेंथ की कैसे करते हैं। हम एक्चुअली में लेंथ कैसे मेज़र करते हैं, हमारे पे स्केल होते हैं, जैसे कि 12 सेंटीमीटर का स्केल, 20 सेंटीमीटर का स्केल, तो हम स्केल से लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। बट सपोज करो मैं आपको कहूँ आप यहाँ से लेके अर्थ टू मून की स्पीड डिस्टेंस मेज़र करो, कैन डू इट, नो। आप छोटी डिस्टेंस तो मेज़र कर सकते हैं, छोटी मतलब जो आपको दिख रही है, जैसे आपको अपने लैपटॉप की डिस्टेंस मेज़र करनी आप कर सकते हैं। बट इफ़ आई से यू हैव टू मेज़र द डिस्टेंस ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल, यू कांट। इफ़ आई से यू हैव टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, you can't. It means we cannot measure such kind of distances using a proper instrument. That's why we have formed some method regarding it. So we have 2 methods, direct method and indirect method. देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं इसको केवल आपको टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। थ्योरी आपको मेरे पीडीएफ से पढ़नी पड़ेगी
और मैं जो पढ़ाता हूँ उतना ही आपको पढ़ना होता है। अगर आप 11th क्लास को फोकस ज़्यादा कर रहे हैं तो 11th क्लास के लिए आप जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ वो आप पढ़ भी लेंगे ना, तो आपके 90 एबव मार्क्स आएंगे। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल सब एग्जाम्पल सब कंप्लीट करवाऊंगा मैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड। ए मीटर स्केल फॉर डिस्टेंस फ्रॉम 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। कहने का मतलब 10⁻³ मीटर मतलब दिस इज़ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और 10⁻² मीटर मतलब थोड़ी सी बड़ी डिस्टेंस। यहाँ तक की डिस्टेंस हम मेज़र कर सकते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी मेज़र करने के। ठीक है, यहाँ तक की डिस्टेंस हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। कौन कौन से हैं देखो, पहला आता है वर्नियर कैलिपर्स। ये क्या काम करते हैं, आपने लैब में देखा होगा, आपके 11th में प्रैक्टिकल होता है वर्नियर कैलिपर्स पे। ये 10⁻⁻⁴ मीटर तक मेज़र कर सकते हैं, मतलब इतनी छोटी क्वांटिटी मेज़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे एक स्क्रू गेज भी होते हैं, ठीक है, एक स्फेरोमीटर भी होता है। ये 10⁻⁻⁵ मीटर तक इजीली मेज़र कर सकते हैं, मतलब हम 10⁻⁵ तक इजीली मेज़र कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं लाइक वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मेथड। ये देखते हैं क्या चीज़ है। दिस मेथड इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। आर यू गेटिंग दिस लाइन वेरी क्लियरली? मीन्स उन प्लैनेट की डिस्टेंस को मेज़र करना जो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, करोड़ों की संख्या, करोड़ों किलोमीटर दूर है, बिलियंस ऑफ किलोमीटर। मतलब यू कैन नॉट मेजर यूजिंग ए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट। दैट्स वाई वी हैव दिस मेथड कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। इट्स नेम इज़ पैरेलैक्स मेथड। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ये, पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। देखो थ्योरी में बाद में पढ़ूंगा, पहले इसको समझा देता हूँ आपको होता क्या है पैरेलैक्स मेथड। देखो पैरेलल का क्या मतलब होता है। पैरेलल का मतलब देखो, एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है इसका। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो ये आप देख रहे हो किसको, मून को। ये मून है, ठीक है। येलो की इसका मतलब ये नहीं है कि ये सन है, मान लो अब मून है ये। एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, देयर इज ए पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर। उसकी आंखें हैं, उसने मान लो पहली आंख बंद करी, उसकी ये आंखें हैं, एक आंख, दो आंख, मतलब दो आंखें होती है एक शरीर में। मान लो इसने ये आंख बंद करी, तो इस आंख से ये इस डिस्टेंस को देख रहा है। ठीक है, अब क्या किया इसने, इस आंख को बंद कर लिया, अब इस आंख से इस डिस्टेंस को देख रहे हैं। मतलब दोनों ही पोजीशन में अपनी आंखों से इसको लगेगा कि ये जो डिस्टेंस है ये अलग अलग है। आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक आंख बंद करो, आप अपनी ट्यूबलाइट को देखो, मतलब घर में जो बल्ब होता है उसको देखो, फिर अपनी दूसरी आंख से देखो उस बल्ब को, आपको भी लगेगा जो बल्ब है ना उसकी डिस्टेंस इधर उधर है, बट एक्चुअल में डिस्टेंस तो सेम ही है। मतलब ऐसा थोड़ी है मून उठ के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया मून, ऐसा तो नहीं है, जो यहाँ पे है तो यहीं रहेगा मून। ठीक है, एक बार और देखो, मैं आपको एक बार और बताता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखो मान लो मैं एक को बताता हूँ, ये एक मून है। ठीक है, थोड़ा सा साफ पेज लेते हैं ना। यहाँ पे देखो, सपोज करो ये एक मून है, ठीक है, और ये आपकी आँख है। दिस इज योर आइज़, टू आइज़। ठीक है, अब देखो मान लो पहले आपने ये आँख बंद की, इस आँख से आप देखोगे इसको। ठीक है, देख लिया इस मून को एम लिख दिया मैंने, देख लिया। अब क्या किया आपने, इस आँख को बंद किया, अब इससे देखोगे। ठीक है, दोनों ही केस में ये मून है, ये अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी आपकी आंख बंद करने से मून उठ के यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये मून तो यहीं पे रहेगा हमेशा, बट आपकी आंख बंद करने से आप डिस्टेंस के बीच में कुछ गैप पता कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, देखते हैं। देखो, दिस मेथड इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू नाउ। व्हेन ए मैन होल्ड्स ए पेन इन, देखो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, सेम है ये जो मैं बताया था, वापस बता देता हूँ। देखो ये एक पेन है, ठीक है, आपकी ये दो आंखें फिर से, ठीक है, ये दो आंखें। अब मान लो पेन को आपने अपने हाथों में ले रखे हैं। अब एक आंख बंद करो, फिर पेन को देखो, ठीक है, फिर दूसरी आंख बंद करो, इस आंख को बंद करो, इसको चेक करो। ठीक है, आप ऐसे अल्टरनेटिवली करेंगे तो आपको यूँ लगेगा पेन की पोजीशन उठ के यहाँ से वहाँ आ गई, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, पेन तो वहीं रहता है। ठीक है, इसी के ऊपर ये बेसिक कॉन्सेप्ट काम करता है। देखो, when a man holds a pen in front of him against some specific point on the background a wall and look at the pen first through his left eye, ठीक है, closing the right eye, मतलब right eye को close करते हुए left eye से देखना है, ठीक है, and then look at the pen through right eye B, closing the left eye, he would observe that the position of the pen seems to change with respect to point on the wall। मतलब आपको दीवार के रिस्पेक्ट में पेन को देखोगे तो आपको यूँ लगेगा जो पेन की पोजीशन है वो चेंज हो रही है, ऐसा आपको लगेगा, बट एक्चुअली इट्स
नॉट पॉसिबल। इस पूरे मेथड को कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर कैसे प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। देखो ये एक है, ये एक आपकी आँख है, ये भी आपकी आँख है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हैं, तो आपने यहाँ से देखा, पहले ए आँख को बंद किया तो बी से देखा, फिर बी को बंद किया तो ए से देखा, तो ये आपने कि बी है जो ये दोनों आँखों के बीच की डिस्टेंस है। अब देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द बेसिस। इस बी को बोलते हैं बेसिस। यही तो आप ऑब्जर्व को देख, इस आँख से ऑब्जर्व किया, इस आँख से ऑब्जर्व किया, so this is distance between two observation is called basis. In this example the basis is the distance between the eyes. The situation mentioned above shown figure, देखो बता दिया मैंने आपको। अब मान लो ये जो मून था, जो सन था, इससे आंखों की दूरी डी है, तो यहाँ से भी तो डी होगी, ऐसे थोड़ी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, दोनों पोजीशन डी है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस थीटा है ना, ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। कैसे? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, और हमारी आंखें एकदम पास पास में, ठीक है। तो ये थीटा एक टाइप से आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो थीटा का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में आर्क क्या है, ये बी तो है, और रेडियस क्या है, डी है, अगर आप इसको सर्कुलर माने तो ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर्क कितना है, बी अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी है, डी। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। नाउ यू कैन फाइंड दिस डिस्टेंस डी, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी अपॉन थीटा, डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना था, लार्ज डिस्टेंस फाइंड करनी थी, मतलब मून से लेके आँख तक की डिस्टेंस, यही तो डी था, हमें यही तो फाइंड करना था, वो हमने इस फॉर्मूले से फाइंड कर लिया। This whole process is called parallax method. I hope you have got the point. This is not so hard, but you have to put your mind in that. Okay, you have to observe carefully. Now, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो some other indirect method, देखो इको मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इसको लिया है क्योंकि मुझे दिखा है एनसीईआरटी में। एंड एको क्या होता है, एको बोलते हैं इसको, एको कई इको भी बोलते हैं। Echo is the phenomena of repetition of sound on reflection from an obstacle। देखो आप पहाड़ों के ऊपर गए होंगे, पहाड़ों पे आप अपना नाम पुकारेंगे तो आपको कई बार वो आवाज़ सुनाई देती है, वो क्यों होता है, वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है। आपने जैसे आवाज़ मारी तो वो आवाज़ आपके पास ऐसे ऐसे होके आती है वापस से, मतलब साउंड है वो कहीं रिपीट होके आती है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फिनोमिना, ठीक है। नाउ here a sound wave is sent to the obstacle and we observe the time it takes to return, ठीक है। अब देखो इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, देखो सपोज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड, सपोज सोर्स कौन है, अपन खुद है, मान लो एक व्यक्ति है ये, ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल, ये कौन है, सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड एंड ऑब्जेक्ट इज एक्स, ठीक है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये कितनी है, एक्स है। अब ये व्यक्ति अपना नाम पुकारेगा, यहाँ से नाम पुकारी इसने, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ से इसने बोली डिस्टेंस ये एक्स तक गई इसकी जो आवाज़ है, और वापस के कानों में आएगी तो एक्स डिस्टेंस और ट्रैवल करेगी, मतलब 2x डिस्टेंस इसकी कवर हो जाएगी साउंड की। समझ में आ गई बात। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है, 2x, और टाइम है t, बस इतना ही फाइंड करना था। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। दिस इज कॉल्ड echo method. Now other methods for measurement of distances based on the same principle are laser method, radar method, sonar method, ठीक है। ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। इन जनरली ये इट इज़ यूज्ड इन बिग शिप्स, ओके। नाउ अब देखो इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अभी तक हमने लार्ज डिस्टेंस को मेज़र कर लिया था, अब हमें स्मॉल डिस्टेंस को भी मेज़र करना है। देखो ये एग्जाम ओरिएंटेड तो नहीं है, बट फिर भी आपके एनसीईआरटी में टॉपिक है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, देखो ए सिंपल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द मॉलिकुलर साइज ऑफ ओलिक एसिड। देखो पहले चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सपोज ये हमारा कुछ कंटेनर है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे हम कोई भी तेल डालें, कोई घी डालें मान लो, तो घी की लेयर बन जाती है पानी के ऊपर। आपने ऑब्जर्व किया होगा, घी की लेयर बन जाती है पानी पर। उस लेयर की थिकनेस को मेज़र कर लो, बस उसी से हम स्मॉल डिस्टेंस का मेज़र करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो ए सिंपल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द मॉलिकुलर साइज ऑफ ओलिक एसिड। अब हम एक लेंगे ओलिक एसिड इज गिवन बिलो।
ऑलिक एसिड इज सोपी लिक्विड, ये एक टाइप का लिक्विड होता है विथ लार्ज मॉलिक्यूलर साइज ऑफ 10⁻⁹ मीटर -9। मतलब इसके जो मॉलिक्यूलर के साइज हैं काफ़ी छोटे हैं, वो 10⁻⁹ मीटर है। द आइडिया इज टू फर्स्ट फ्रॉम मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ ऑलिक एसिड ऑन वाटर सरफेस। यही तो हमें करना है कि वाटर सरफेस है उसके ऊपर हमें ऑलिक एसिड डालना है और उसकी थिकनेस मेजर करनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि घी डालने पे एक लेयर बन जाती है, ठीक है। बट क्या प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसको करने का तरीका देख लो। वी डिज़ोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम। वी डिज़ोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड इन एल्कोहल टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्या किया हमने, ऑलिक एसिड है उसका वॉल्यूम लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब इन एल्कोहल टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसको 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए एल्कोहल सॉल्यूशन के साथ हमने मिलाया, ठीक है। नाउ देखते हैं, वी टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट इट टू 20 सेंटीमीटर क्यूब यूजिंग एल्कोहल। इसको डाइल्यूट किया 20 सेंटीमीटर क्यूब तक। द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी, 1/20 × 20। समझ में आई बात आपको। ऑलिक एसिड था हमारे पास, एल्कोहल में मिला दिया। अब इसको डाइल्यूट करने के लिए हमने कुछ इसमें सॉल्यूशंस मिलाए जिससे इसकी वॉल्यूम 20 और हो गई, तो हो गई कितनी, 1/20 × 20। नेक्स्ट वी हाईली स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब क्या किया हमने, एक पाउडर लिया, ये उस वाटर में डाल दिया, मतलब उसके सरफेस पर डाल दिया इन लार्जर ट्रफ एंड वी पुट 1 ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन इन द वाटर, ठीक है। नाउ द ऑलिक एसिड ड्रॉप इज स्प्रेड इन थिन लार्ज एंड रफली सर्कुलर फिल्म्स ऑफ मॉलिक्यूल थिकनेस ऑन वाटर सरफेस। अब क्या हुआ, वाटर सरफेस था, इसके ऊपर ऐसी लेयर बनती गई, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मैंने आपको घी का एग्जांपल दिया है, उसी को आप दिमाग में रखो। वी क्विकली मेजर द डायमीटर ऑफ थिन फिल्म टू गेट इट्स एरिया ए। सपोज वी हैव ड्रॉप्ड n ड्रॉप्स इन वाटर। इनिशियली वी डिटरमाइन अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। एक ड्रॉप का वॉल्यूम है v, तो n ड्रॉप का कितना हो जाएगा, nv, ठीक है। जो हमें वो लेयर बनी उसका हमने एक ड्रॉप ली, उससे उसका वॉल्यूम मेजर किया, वो है nv। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, nv अपॉन में इंटू कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन है 1/20 × 20, ठीक है। दिस सॉल्यूशन ऑफ ऑलिक एसिड स्प्रेड्स वेरी फास्ट ऑन सरफेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स ए वेरी थिन लेयर ऑफ थिकनेस t, ठीक है। कुछ मोटाई होगी, उसकी थिकनेस होगी, वही तो हमें मेजर करनी थी, तो यही तो है थिकनेस। वॉल्यूम ऑफ फिल्म अपॉन में एरिया ऑफ फिल्म, तो कितना हो जाएगा, nv अपॉन में 20 × 20 एरिया। दिस इज द फॉर्मूला जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस थिकनेस कम्स आउट टू बी ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। मीन्स काफ़ी स्मॉल जो थिकनेस हुई वो हमें मेजर करनी थी, वो हमने इस मेथड के थ्रू कर ली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट आपको एक बार वापस वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ अब क्या आता है, देखो रेंज ऑफ वेरिएशंस ऑफ लेंथ। देखो जो लेंथ होती है मेजर, अपन देखो क्या होता है, हमारे पर डिस्टेंस हो सकती है बहुत बड़ी बड़ी और बहुत छोटी डिस्टेंस जो हम नाप भी नहीं सकें। देखो प्रोटॉन है, इसका कितना होता है लेंथ, 10⁻⁻15, काफ़ी स्मॉल है, हम मेज़र नहीं कर सकते। और ये है 10⁻26, देखो 10 के बाद 000 लगाते जाओ, इतनी बड़ी डिस्टेंस है, वो भी हम मेज़र नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने जो पीछे मेथड देखे थे वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो रेंज ऑफ लेंथ देख लेते हैं। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस इन यूनिवर्स वेरी और वाइड रेंज। मैंने बताया आपको क्या हो सकता है, 10⁻⁻14 मीटर छोटी भी हो सकती है और 10⁻26 मीटर लार्ज डिस्टेंस भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो कुछ यूनिट्स होती है वो देख लेते हैं। 1 फर्मी, ये थोड़ा सा हाईलाइट करता चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 1 फर्मी क्या होते हैं, एक फर्मी में होते हैं 10⁻⁻15 मीटर। ये आगे हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे इन सब मेजरमेंट्स का, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होती है ये चीज़ें। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। ये जो जितने भी चीज़ें सब एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, ठीक है। नाउ लाइट ईयर कितना होता है, डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। मतलब एक साल में लाइट कितनी डिस्टेंस, किस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। मतलब 3 × 10⁸ है, ये पावर 8 है, ध्यान रखना। 3 × 10⁸ इसकी वेलोसिटी है,
वो एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दिस इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखो ये 10⁻15 है, ठीक है ना, थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं। अब आता है 1 पार्सेक। नाउ पार्सेक इज 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये होता क्या है? पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। तो आपको ये याद रखना है कि पार्सेक की वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। देखो ये 10⁻16 है, ये आप PDF में आपको सही होकर मिल जाएगी, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि हम स्मॉल डिस्टेंस और लार्ज डिस्टेंस को कैसे मेज़र कर सकते हैं, और लेंथ है वो कितनी स्मॉल हो सकती है, उसकी रेंज क्या हो सकती है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे आज फिनिश करेंगे, ठीक है। देखो इससे पहले चैप्टर जो 2 था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, पार्ट नंबर 1.1 अपलोड हो चुका है, आप पहले उसको देखें, उसके बाद पार्ट नंबर 2 में आए, ठीक है। ये PDF कंप्लीट होने के बाद, वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगी, बट उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको PDF चाहिए कैसे, और अगर कोई भी आपके सुझाव हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, देन यू कैन कमेंट बिलो, ओके। And of course, if you like our video, then please do subscribe our channel Digital School, ठीक है। Thank you for watching.